ओके गाइस, तो भाई केमिस्ट्री के ऑलरेडी हम कर चुके हैं 100 PYQs। अब सेम चीज बायोलॉजी के भी तकरीबन 100 हमारे क्वेश्चंस होंगे। रेशियो हमारा वही रहा है 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी तकरीबन हर बार पूछे गए हैं साइंस के पार्ट में। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं बायोलॉजी। ये मैंने स्लाइड में डाला हुआ था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ले लेना। सीडीएस एनडीए एफकैट के नए बैचेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अबाउट दैट चलो हम डायरेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए सीडीएस, ओ ओ ओ माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। सीडीएस 1, ये तो 2 वाला पार्ट है ना। हाँ, मैं इसको चेंज करना भूल गया। इसको सीडीएस 2 किया जाना चाहिए सारी की सारी स्लाइड्स में। ठीक है, तो इसको सीडीएस 2 करके देखना आप लोग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। अब देखो, ऑब्वियस ये बात है कि दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं माइक्रो। मैक्रो यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, है ना, जो फर्टिलाइजर वगैरह के तौर पर भी डाले जाते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके कम इस रेशियो में चाहिए होते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके ये सारे के सारे आ जाते हैं और मैक्रो में आपके ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। तो आयरन तो माइक्रो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट है, मैंगनीज भी आ जाता है और क्लोरीन भी आ जाता है। एक मात्र मैग्नीशियम आता है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो मैग्नीशियम होगा हमारा करेक्ट। आगे आ जाते हैं जाइलम। इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट? Water and dissolved minerals. डिसॉल्व मिनरल्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एक्टिविटी को रोकने का काम कौन सा हार्मोन करता है? क्या नाम है इसका? है ना, वाटर लॉस को भी कम करता है, फ्रूट की रैपिड प्रमोट करता है, जल्दी पका देता है फलों को, कोल्ड हार्डीनेस उनके अंदर डेवलप करता है, सीड ट्रीटमेंट करता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ा देता है, प्लांट टॉलरेंस बढ़ा देता है। तो भैया आ गया हमारा एसिटिक एसिड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। ठीक है, अब देखो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके अंदर शुगर, फाइबर्स और स्टार्च पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस आंसर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर हम इसके फर्दर डिवीजन में जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड, है ना। अब मोनोसैकेराइड्स में आपका आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स में मेल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। उस वक्त कॉम्प्लेक्स में आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स हैं, ये डाइसैकेराइड हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये ग्लाइकोजन। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर ही आपके स्टार्चेस, फाइबर्स और ग्लाइकोजन आ जाते हैं। जस्ट इन केस आपसे कभी पूछ लिया जाए कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो स्टार्च हो गए कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पॉलीसैकेराइड्स। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स आपको देख के समझ में आ रहा होगा, हमने प्लांटे किंगडम की बहुत सारी कैटेगरीज को पढ़ा था, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपकी थोड़ी ज्यादा डिटेल में पूछ ली जाती हैं, उतनी डिटेल में कवर कर पाना इतना पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो फिर भी एक हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन से प्लांट्स हैं ये? डेजर्ट वाले, है ना, जो कि आपके ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं, एरिड इन्वायरमेंट में होते हैं। इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म होता है? ये पानी को कंजर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पानी को कंजर्व कर पाएंगे, डेजर्ट में इतना पानी तो मिलता नहीं है, पानी को कंजर्व करते हैं, जिसकी वजह से लंबे लंबे जो ड्राउट के पीरियड होते हैं इसको विथस्टैंड कर लेते हैं। तो इसमें आपके कैक्टई आते हैं, इसके साथ साथ सकुलेंट्स जो रहते हैं ये भी इसी के अंदर में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये आपके लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी में अच्छे से थ्राइव कर जाते हैं। ये डेजर्ट में भी मिलेंगे यानी कि ड्राई और एरिड एरियाज में भी मिलेंगे। इसके साथ साथ ये आपको रॉकी एरियाज यानी कि पत्थर वाले इलाकों में मिलेंगे। ठीक है, पत्थर वाले इलाकों के साथ साथ ये सलाइन सॉइल वाला जो इलाका है वहां पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब इनकी हम स्पेसिफिक बात करें कि स्मॉलर लीव्स, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है, तो ये तो एक फीचर है इसका। स्मॉलर लीव्स इनकी रहती हैं, इससे वाटर लॉस इनका कम होता है। लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, तो ये टिपिकल फीचर इनका नहीं है। ज़ेरोफाइट्स जो रहते हैं इनके स्ट्रोमेटा कम होते हैं, फ्यूअर नंबर होते हैं इनके स्ट्रोमेटा के। क्यों? पानी के लॉस को मिनिमाइज कर। वैक्सी क्यूटिकल, यानी कि ये स्पेसिफिक फीचर होता है
जिसकी वजह से पानी का लॉस रोका जाता है। ये थोड़ा वैक्स जैसा इनका सरफेस होता है, ठीक है। स्टोमेटा इन पिट्स, यानी कि ये भी फीचर होता है, इनके स्टोमेटा थोड़े सनकन रहते हैं, थोड़े दबे हुए से रहते हैं, जिससे आपका ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जो हमने देखा था, वो आपका रोक दिया जाता है। मतलब कि पानी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इनके पास जो क्यूटिकल्स होते हैं वो थिक होते हैं, वैक्सी होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसका तना टाइप का रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इनके रूट सिस्टम काफी ज्यादा डीप होते हैं, ताकि डीप सॉइल लेयर से आपका जो है क्या पानी निकाला जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। हेलोफाइट्स कौन सी कैटेगरी पे आते हैं? तो हेलोफाइट्स को हम बोलते हैं सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है। ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे की फीचर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर पाए जाते हैं सॉल्ट के ग्लैंड्स, सॉल्ट ब्लैडर्स भी कहा जाता है, ठीक है, ताकि इनके अंदर से जो एक्सेस सॉल्ट है उसको निकाला जा सके, ठीक है। इनके अंदर भी जो क्या बोलते हैं सक्युलेंस जिसको कहा जाता है, यानी कि वाटर स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है, वो भी इनके अंदर पाई जाती है। अडेप्ट कर लेते हैं बहुत ज्यादा से, ठीक है। छोटे से स्मॉलर सरफेस एरिया इनको चाहिए होता है, कम स्टोमेटा इनको भी चाहिए होता है, और ये क्या करते हैं, आपके वाटर लॉस को सलाइन एनवायरनमेंट में रोक देते हैं। कुछ कुछ ये भी आपके ज़ेरोफाइट्स जैसे हैं, लेकिन ये सलाइन एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। सैलिनिटी टॉलरेंस इनके अंदर जो है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा सलाइन सॉइल। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स, ठीक है। देखो वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल आपके स्ट्रैंड्स होते हैं प्लांट टिश्यूज के, ठीक है, जिनके अंदर जाइलम भी पाया जाता है, जिसके अंदर फ्लोइम भी पाया जाता है। ये पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट में, और ये उसके सपोर्ट सिस्टम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स को हम वेन्स बोलते हैं। ये क्या है? आपकी प्लांट की वेन्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे एक्ट करती है वाटर, न्यूट्रिएंट्स और शुगर्स के लिए। तो दो मेन टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज आपके पाए जाते हैं, एक तो हो गया आपका जाइलम और दूसरा हो गया आपका फ्लोएम। जाइलम का तो आपको पता है, ये वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को करता है, रूट से लेके बाकी के प्लांट तक। और फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम आपका फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, शुगर वगैरह, उसको लीव्स से बाकी के पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाते हैं, है ना। अब जाइलम और फ्लोएम के अलावा और भी टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना। एक आपकी लेयर पाई जाती है कैम्बियम की। कैम्बियम आपका होता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो कि जाइलम और फ्लोइंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें आपका जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आपका वेस्कुलर बंडल्स का पार्ट नहीं होता। ये सेपरेट लेयर होती है जो प्लांट के ऊपर ऊपर पाई जाती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर ऊपर पाई जाती है, यहाँ पे ये होती है आपकी एंडोडर्मिस, ठीक है। आया समझ? जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो कवर करते जाओ, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब आगे आते हैं। विच ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स? बहुत ऑब्वियस आंसर है ना, कौन सी करती है? लाइसोम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम से भैया हमारे सेल के, है ना, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं। ये सब बताया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स light energy into chemical energy by the plants involves the use of green pigments of leaves called chlorophyll. The only structure in leaf that host chlorophyll, है ना। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? हाँ, कोरेप्सिस। देखो आपको पता है प्लास्टिड को कैटेगराइज किया जाता है क्रोमोप्लास्ट कलर्ड वाले, ल्यूकोक्लास्ट व्हाइट या कलरलेस वाले। अब प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिनको क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और येलो और ऑरेंज पिगमेंट के कलर में भी ये पाए जाते हैं। तो भैया ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेश्चन थे बायो के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं है, चलो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिसीज?
वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन का चलो मैं इसी के थ्रू बताता हूँ। इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स इनटू बॉडी। देखो ये गलत है। वैक्सीन क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन को इमिटेट करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, नकल उतारते हैं। कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में होता है तो बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस आपके एक्ट करने लगते हैं। आप इसको मॉक ड्रिल की तरह सोच सकते हो। मॉक ड्रिल में क्या होता है, मॉक ड्रिल में भैया आप एकदम नियर थ्रेट लाइक सिचुएशन के साथ डील करते हो। आतंकवादी हमला हो गया, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, मॉक ड्रिल की जाती है। तो वैक्सीन आपको मॉक ड्रिल करता है। ये हमारी बॉडी को इंडिकेशन देता है कि भैया अटैक हो चुका है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ चुके हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक्ट करना पड़ेगा। तो वीक या फिर डेड बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पेशेंट में इंजेक्शन के थ्रू, ओरली भी दिया जाता है। जैसे पोलियो है, पोलियो में आपका एक वीक अटेन्यूएटेड फॉर्म हो रहता है पोलियो वायरस का, वो शरीर में डाला जाता है, जिससे शरीर आपका क्या कर जाता है, एक्टिव हो जाता है एकदम से। फिर फर्दर अगर कभी वो अटैक करेगा तो हम लोग ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहते हैं। सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट वैक्सीन में एंटीजन होते हैं, है ना, और ये इम्यून सिस्टम के साथ में लड़ाई करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के साथ साथ। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स को बॉडी में घुसने से नहीं रोकता, वो घुसने देता है लेकिन बाद में उसके साथ लड़ाई करता है। ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए, एंड इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी। ये इन्फेक्शियस एजेंट को मारता नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं करता। वैक्सीनेशन तो आपके WBCs को एम्पावर करता है कि भैया तुम जाके लड़ाई करो, ठीक है। तो इसमें आएगा कौन सा आपका 2 ओनली, आया समझ। बहुत इजी है। विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी ऑफ नो न्यूक्लियस, कौन सा है, वो है Red word for RBCs, बाइकॉन्केव सेल्स विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन। माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन, ठीक है। माइक्रो बॉडीज में आपकी कुछ पर्टिकुलर बॉडीज आ जाती है जैसे कि पेरोक्सीसोम्स, ठीक है, और ग्लाइकोसोम्स। ये प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है, ब्रोकन डाउन मेम्ब्रेन्स नहीं, माइक्रो बॉडीज में आपकी ब्रोकन मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती, ठीक है। एसिडिक फ्लूइड्स, इनके अंदर एसिडिक फ्लूइड्स भी नहीं पाए जाते, वो तो लाइसोम्स में पाए जाते हैं। वेस्ट मेटाबोलिटिक्स, ये भी आपके लाइसोम्स वगैरह में ही पाए जाते हैं, ये माइक्रो बॉडीज में नहीं रहते। एंजाइम्स की बात करें तो इनके अंदर रहते हैं, है ना। माइक्रो बॉडीज के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि उनमें ऑक्सीडेशन वगैरह का प्रोसेस करते रहते हैं। नाउ एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में, हमारी टीयर्स में, कई बार होता है ना बचपन में चोट लग जाती थी, थोड़ा खून निकल गया खेलते कूदते हुए, तो हमने थोड़ा सा थूक निकाला और उसको लगा लिया, कभी किया ऐसा। नहीं, गांव में पड़ा वाला हूँ, कोई नहीं पड़ा भाई। हम लोग का गांव भाई खेलते थे और छोटे में मतलब ऐसे भी खेलते थे ना, तो कभी कभी छोटी मोटे कट वट लग गया ना तो उसमें सिंपल अपना सलाइवा निकाल के लगा लो, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है लाइसोजाइम की, लाइसोसोम्स की नहीं। ये वाले लाइसोसोम्स अलग हैं आपके, ठीक है, ये वाले थे नहीं, लाइसोजाइम्स की बात की जा रही है जो कि एक एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं इन्फेक्शन मैनेजमेंट का, हेल्दी इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का, वुंड रिपेयर सपोर्ट का, ब्लैडर हेल्थ सपोर्ट का, इस सब का काम होता है इसका। ये हमारी सलाइवा और हमारी टीयर्स में पाया जाता है, ठीक है। ये जितने भी डिटेल्स में आपको एक्स्ट्रा डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ये आप लोगों को फॉलो बाद में करनी है। आगे आ जाते हैं। विच सेट ऑफ वेजिटेबल्स इज अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। कौन सा भैया सेट आपका वेजिटेबल्स का अंडरग्राउंड स्टेम है या मॉडिफाइड स्टेम है एक प्लांट की। तो आपको पता है कि ये टैप रूट सिस्टम की कैटेगरी में आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अलग अलग या पेड़ पौधों या जो भी हमें दे रखा है, पोटैटो की बात करें तो पोटैटो यानी कि आलू, आलू आपका ट्यूबर की कैटेगरी में आता है जो कि मॉडिफाइड स्टेम है। ऑनियन जो है आपका, ये बल्ब की कैटेगरी में आता है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। गार्लिक की बात करें यानी कि अदरक, तो ये भी आपका बल्ब की कैटेगरी में आता है, ये भी आपका क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन यहाँ पर ये जो कैरेट है, ये आपका क्या है, ये रूट की कैटेगरी में आता है, टैप रूट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। टर्निप की बात हम कर रहे हैं भैया, टर्निप ही हमारा क्या है, ये भी आपका टैप रूट में आता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बचता है ए और सी। अब आर्टिचोक जो रहता है ये एक फूल होता है जिसको खाया भी जाता है,
और ये अंडरग्राउंड नहीं पैदा होता, ये तो आपका वैसे भी क्या बोलते हैं स्टेम के पार्ट में नहीं आ सकता, है ना। और राउंड गार्ड आपका रहता है, राउंड गार्ड आपका रहता है वो क्या बोलते हैं ऐसे, राउंड गार्ड वो रहता है ना। हाँ टिंडा, टिंडा मैं भूल गया, मुझे लौकी याद आ रही थी। ठीक है, राउंड गार्ड आप होता है टिंडा, ये भी एक फ्रूट की कैटेगरी में होता है, ठीक है, ये स्टेम की कैटेगरी में नहीं होता। तो ऑप्शन बचता है सी, यानी कि पोटैटो, ऑनियन और गार्लिक। अब मिथेनॉल टॉक्सिक होता है क्यों? मिथेनॉल यानी कि CH3OH, OH है, मतलब अल्कोहल वाला कंपाउंड है। क्यों टॉक्सिक होता है? क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है फॉर्मिक एसिड में, है ना। फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में बिल्डअप कर जाता है, ये क्या कर देता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस कर देता है। इसकी वजह से ब्लाइंडनेस आ जाती है, डेथ आ जाती है। ये जो आपने एग्जांपल्स देखे ना, कच्ची शराब पीने से फलाने लोग मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो क्यों होता है? क्योंकि मिथेनॉल चली जाती है ना। मिथेनॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन के थ्रू चली जाती है। आपने शराब पी, कच्ची शराब पी, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली गई, या फिर आपने इसको इनहेल किया, या फिर आपके स्किन ने ही उसको एब्जॉर्ब कर ली। अब हमारा लीवर क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है मिथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड मेटाबोलाइज करके हो जाती है फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में हो जाता है इकट्ठा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। मतलब कि आपकी ऑप्टिक नर्व जो है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। दूसरे ऑर्गन्स को भी अटैक करता है, कोमा और डेथ वगैरह हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें हो ही जाती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा मिथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन लीवर विच कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। संभल के जवाब देना, डेंगू के बारे में पूछा जा रहा है, मलेरिया के बारे में नहीं। कौन सा आंसर है? ए, फ्लैवी रिवो वायरस, ठीक है। ये बिलोंग करता है आपका फ्लैवी वायरस जेनस को बिलोंग करता है, ठीक है। और इसकी फैमिली का नाम भी फ्लैवी रेबिडाई फैमिली है। ये एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद एडिनो वायरस जो है, ये आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस करता है, ये तो नहीं होगा। वैक्सीनिया वायरस जो है, ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में यूज किया जाता है। और निपा वायरस जो है, ये आपका एंसेफेलाइटिस के लिए यूज किया जाता है, ये डेंगू के लिए नहीं, मतलब ये हाथी पांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, नाउ फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज। ब्लड क्लॉटिंग कहाँ से होती है? प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट से, ठीक है। फास्ट रिकवरी करती है हमारी बॉडी में, कोई वुंड हो जाता है, चोट लग जाती है, क्लॉटिंग कर देती है ब्लड की, तुरंत वहां जाती है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका होता है? देखो सबसे पहले पल्स, पल्स का क्या मतलब है? पल्स का मतलब होता है प्रेशर वेव, जो हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है आर्टरीज के थ्रू, है ना। और हर टाइम हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि इसको कहा जाता है सिस्टोल, ठीक है। और क्या करता है? ब्लड को पुश करता है किसमें? हार्ट करता है एओर्टा में, ठीक है। हार्ट ने क्या किया भैया? आपके एओर्टा में भेजा, और फिर उसके बाद बाकी जो आर्टरीज हैं उसमें उसने भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारा तब कब फेल किया जाता है? जब भैया आपकी नसें जो हैं वो आपके हार्ट के बहुत आसपास होती हैं, मतलब काफी कम गहराई पे होती हैं। जब मैं कहाँ गया था, हाँ, मुझे स्विमिंग सीखनी नहीं थी, मतलब मैं स्विमिंग के लिए गया था। हाँ सीखनी थी, मतलब मुझे तो मुझे उसके लिए मेडिकल टेस्ट जो है वो सबमिट करना था। अब मैं गया भैया एक लैब में, मैंने बोला सर मेरा ब्लड टेस्ट कर दो। मुझे अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता था, तो मेरे ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर साहब के असिस्टेंट थे वो आए, वो मेरा हाथ की नब्ज देख रहे हैं। अब मैं उस टाइम पे थोड़ा तंदुरुस्त हुआ करता था, अभी भी हुआ करता था, उस टाइम पे भी था। तो वो मेरे हाथ की जो कोहनी के पास होती है, अपने एल्बो के पास में होती है जहाँ से ब्लड निकाला जाता है, उन्होंने ट्राई किया, नहीं मिला। फिर उन्होंने अंदाजे से इंजेक्शन डाल दिया। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन उसमें से निकल रही सिर्फ हवा, कोई ब्लड नहीं, कोई लिक्विड नहीं। फिर उन्होंने दूसरे हाथ में डाला तो भी नहीं आया। 2 बार उन्होंने कर लिया, फिर आए डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद। डॉक्टर साहब ने भी बोला मुट्ठी बंद करो, काफी तेज मेरा उन्होंने हाथ जो है वो ह्यूमरस बोन के आसपास काफी टाइट से बांध दिया, फिर भी लेकिन मैं समझ में नहीं आया।
आधा घंटा लगा उनको ब्लड ढूंढने के लिए। ठीक है, मतलब मेरी आर्टरीज जो थी वो एकदम डीप इनसाइड बॉडी थी, फैट का जो कशन है ना वो बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो हम बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ की बात अगर हम करें तो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट का तो नहीं होता है ना, ये आपके हार्ट बीट करते हैं लेकिन डायरेक्टली पल्स यहाँ से फेल्ट आप नहीं कर सकते। वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, जो वेन्स होते हैं उनके वॉल्व्स तो होते हैं लेकिन उसकी वजह से भी पल्स नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद एओर्टा और मेन आर्टरीज जिसकी अभी हमने बात की थी, है ना, पल्स आपकी तब होती है जब प्रेशर वेव्स इनके अंदर जनरेट होती हैं एओर्टा और बाकी के आर्टरीज में। तो ये हो जाएगा आंसर। और वॉल्व्स ऑफ हार्ट आपके ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं लेकिन ये पल्स प्रोड्यूस नहीं करते। आया समझ? चलो चलिए, अब when eggs are heated the transparent liquid portion around yolk turns solid and turbid white। जब ऑमलेट बनाते हो आपने देखा होगा, है ना, या फिर आप नॉर्मली आप उसको बॉईल करोगे तो भी आपने देखा होगा। दिस हैपन्स ड्यू टू द थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ, किस चीज का थर्मल डीनेचुरेशन होता है? जो आपका क्लियर एग व्हाइट होता है जिसको क्या बोला जाता है, एल्यूमेन, सॉरी एल्ब्यूमेन, एल्ब्यूमेन, हाँ सॉरी एल्ब्यूमेन जिसको कहा जाता है, ये सॉलिड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा वाला पार्ट, है ना, ये थर्मल डीनेचुरेशन की वजह से होता है। मतलब प्रोटीन्स जो एग में है ये अनफोल्ड कर गए, है ना, और नए तरीके से उन्होंने अपनी बॉन्डिंग कर ली है जिससे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया है। तो जब एग को बॉईल करते हैं तो डीनेचर हो जाता है, कोगुलेट कर देता है एग प्रोटीन्स। फैट का नहीं होता, फैट आपका क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, वो डीनेचर नहीं करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं भाई आपके। ठीक है, राइबो शुगर जो है ये भी नहीं करता आपका, ये प्रोसेस में ही शामिल नहीं है। और कार्ब्स जो रहते हैं भैया वो तो आपके इस तरह का डीनेचुरेशन उनमें होता ही नहीं। सीडीएस एक 2024 की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई समस्या? ठीक है, द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ, क्या समझ में आ रहा है डायग्राम देख के, क्या है फाइलोटैक्सी? Arrangement of leaves, sir. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ये जितने भी डायग्राम्स मैंने आपको इंक्लूड किए हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड associated proteins. Bacteria have an undefined nuclear region which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without proteins. Such a region is called, ये मैंने लेक्चर में बताया था, याद कीजिए, क्या कहा जाता है इसको, क्या Which side? न्यूक्लियोइड। इन द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल, 5 पार्ट या ऑर्गेनेलीज आपके मार्क किए गए हैं 1 to 5, है ना। सबसे पहले आपको इसमें मैं फर्स्ट ही पूछता हूँ, फर्स्ट क्या है, सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन? सेल वॉल, Underway. सेल वॉल है पक्का? सही नहीं, बताओ, सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? तो सर वॉल। एक सेकंड, एक सेकंड, कंफ्यूजन, ये वाला कंफ्यूजन हटाओ, पहले तुम थर्ड पे आओ। थर्ड क्या है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हटा दो आप, थर्ड में नहीं है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला हटा दो, तो थर्ड हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब फर्स्ट तो भैया ऑटोमेटिकली आपका सेल वॉल और दूसरे में सेल मेम्ब्रेन आ रहा है ना, तो ये भी भैया हमारा डिटरमाइन हो गया। अब उसके बाद में आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, क्या है ये, क्या है, न्यूक्लियस है कि वैक्यूल है? सीक्वोस है ना, तो ऑप्शन हो गया सी, फिफ्थ हो गया भैया हमारा वैक्यूल। एलिमिनेट कर लिया करो चीजों को। अब नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस? बहुत इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या करता है आपको, क्या करता है, रेस्पिरेशन करेगा और क्या करेगा, है ना। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, तीन है भैया रेस्पिरेशन वाले। चलो हम दूसरी चीज को देख लेते हैं भैया, दूसरा क्या है, दूसरा हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आर्यर क्या करता है,
इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड फ्रिक्शन, Protein. है ना। तो RER का भैया ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, इसमें बताया गया प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट वाले तो सारे ऑप्शंस हम हटा ही देते हैं, एक ही बचता है भैया हमारे पास। जैसे कि RER करता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट आपका करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो तो हमने देखा ही था क्लोरोफिल के जरिए। राइबोसोम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, तो आ गया ऑप्शन बी। नाउ सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया के अंदर होती है सेल वॉल? होती है, Yes, sir. पेप्टिडोग्लिकैन की बनी रहती है। डायटम के अंदर होती है, Yes. सिलिका बेस्ड होती है। मशरूम्स चिटिन की बनी रहती है, टेप फॉर्म की नहीं होती है। ये आपका क्या है, एक पैरासाइट है, फ्लैट फॉर्म की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, चपटा रहता है एकदम, पेट के कीड़ों के तौर पे पाया जाता है ना ये। और मतलब एनिमल्स जो रहते हैं इनके अंदर सेल वॉल्स नहीं होती। नाउ वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेबल इन टॉल ट्रीज, नीचे से ऊपर जाता है पानी। द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? सबसे पहले ट्रांसपिरेशन, ये पानी को लीफ से ड्रॉ करता है ऊपर की तरफ, है ना। एवोपरेशन जो पानी का होता है लीफ से, इससे एक नेगेटिव प्रेशर बन जाता है जिससे पानी ऊपर की तरफ आता है, तो यानी कि ट्रांसपिरेशन हो गया आपका, ये ट्रांसपिरेशन। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आ जाता है आपका ट्रांसपिरेशन फुल हो गया, कोहेशन आ जाता है, ठीक है। कोहेशन क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कहीं इधर उधर नहीं भागते हैं। और एडेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे आसपास चिपके रहते हैं, ठीक है। तो जब वो आसपास चिपके रहते हैं जाइलम वेसल्स में, तो वो ग्रेविटी को डिफाई करते हैं, ऊपर की तरफ खींच के चले जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन एंड एडेशन, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भैया एक बड़ा सा कुआं है ना। इस कुएं में आपको पानी निकालना है, तो भैया आपने ये बाल्टी डाली, बाल्टी ऐसे है, बाल्टी में पानी भरा, अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। तो अगर आप बाल्टी को बहुत ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसका पानी बाहर निकल जाएगा, उसको केयरफुल तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर खींचना पड़ता है। ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन यानी कि पानी से चिपका रह सके, और एडेशन मतलब कि मॉलिक्यूल्स इसमें आपस में भी एक दूसरे से चिपके रहे, ठीक है, आया समझ। Yeah. इस प्रोसेस के जरिए प्लांट्स के अंदर सैप जो है वो तरीके से पहुंच जा। अब आ जाते हैं ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, बहुत बेसिक है, फूड चेन वाला भैया हमारा सिस्टम है ये। एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एक इकोसिस्टम में होता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम? ट्रॉपिक लेवल और एनर्जी साइंस में आपको पता है ट्रॉपिक लेवल हमारे फूड चेन को डिसाइड करे, ये फूड चेन के बारे में बताते हैं, कौन किसको खाएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ना, ऑटोट्रॉफ्स, उससे नीचे डिकम्पोजर्स है, डेट्रीवोरस, उससे ऊपर हेट्रोट्रॉफ्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए, है ना। हर ट्रॉपिक लेवल पे आपका क्या रहता है, सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचती, ओनली अबाउट 10% ऑफ अ लेवल्स एब्जॉर्ब एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट वन। 10% 10% 10% ही एनर्जी आपकी पहुंचती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो एनर्जी फ्लो की बात करें, एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में आपका सनलाइट के थ्रू जाता है, ठीक है। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके, ये बेसिकली इसको कैप्चर कर लेते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाता है, हीट के तौर पर रेस्ट खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ ये रिसाइकल नहीं होता, तो एनर्जी हमारी हो जाएगी यूनिडायरेक्शनल। जबकि न्यूट्रिएंट की बात किया जाए, न्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये इस पूरे प्रोसेस में घूमते रहते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और वापस आते जाते रहते हैं। कोई भी भैया कंज्यूमर है, जब ये मर जाएगा तो वापस जाके भैया डिकम्पोजन में बदल जाएगा, है ना, डिकम्पोज हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट का फ्लो आपका साइक्लिक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट? सेप्रोफाइट इनमें से कौन सा है? सेप्रोफाइट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के बाद में, डिकम्पोज करने के बाद। ज्यादातर फंगाई हेट्रोट्रोफिक और एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेप्थ सब्सट्रेट्स, और इनको कहा जाता है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो ये जो आपका राइजोमस आ जाता है, ये हमारा है एक फंगस, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड के तौर पे भी जानते हैं, फफूंद जो ब्रेड पे जम जाती है, ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल।
वही अगर हम कस्टोडिया की बात करेंगे तो ये है एक पैरासाइट, ये एक पैरासाइट है, सेप्रोफाइट नहीं है। स्पाइरोगैरा के बारे में पढ़ा था, ये हमारा एक एल्गी का टाइप आता है। और ग्रास तो आपको पता है, ग्रास हमारी प्लांट की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि ऑटोट्रॉफिक होती है। ये भी ऑटोट्रॉफिक है, स्पाइरोगैरा भी ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद बनाती, ठीक है। और कस्कटा तो आपका पैरासाइट है, किसी और पे चिपक के अपना खाना निकाल लेता है। Now, in ovules of angiosperms, which one of the following is not a haploid cell? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाता है। हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ये सब चीजें थोड़ी सी 11th क्लास 12th क्लास के लेवल की आ जाती है, नॉर्मली सीडीज में हम नहीं पढ़ते। हैप्लॉइड मतलब 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, और डाइप्लॉइड का मतलब होता है 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। एक कॉपी एक बायोलॉजिकल पेरेंट से ली जाती है। इसको 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको n से किया जाता है। इसका क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, इसका क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल्स में कौन सा आपका हैप्लॉइड सेल नहीं है, तो दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस आपका एक डाइप्लॉइड टिश्यू है, 2n है, जो आपका बेसिकली प्लांट से ही मतलब निकलता है, और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट देता है, ठीक है। तो सीडीएस 2023 में थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चन। कोई समस्या? नो भाई, ठीक है। नाउ बहुत आसान है। A sprinter feel cramps and pain in the thigh muscles after a run. क्यों होता है ऐसा? तो लैक्टिक एसिड। हाँ, लैक्टिक एसिड। हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है सेल्स को फ्यूल करने के लिए, जब वो जरूरत से ज्यादा वर्क करते हैं। उसके साथ साथ ये ग्लूकोजेनेसिस भी करता है, मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग भी करता है। एक लीफ को आपका तोड़ा गया एक प्लांट से, ठीक है, एक धूप भरे दिन में। इसको 2 मिनट के लिए आपका बॉइलिंग वाटर में रखा गया। सब्सिक्वेंटली इसको बॉइलिंग अल्कोहल में डाल दिया गया, आयोडीन का सॉल्यूशन है उसके साथ ट्रीट किया गया। तो फाइनल कलर जो है वो लीफ का क्या रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली है हमारा स्टार्च टेस्ट। इसको स्टार्च टेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये जो गर्म हुआ पानी है ना, बॉइलिंग वाटर, ये क्या करता है, ये लीफ को खत्म कर देता है, सब तरह की सेलुलर एक्टिविटी खत्म। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जो है इसका क्लोरोफिल हटा देता है, मतलब लीफ को डिकलराइज कर देता है। और जब आप इसको हॉट वाटर में वॉश करते हो, ट्रीट करते हो, तो ये जो लीफ होती है इसकी ब्रिटलनेस को कम कर देता है, यानी कि सॉफ्टनेस बढ़ जाती है इसकी। और जब आयोडीन सॉल्यूशन आप किसके साथ ट्रीट करते हो, तो ये चेक करता है इसके अंदर के स्टार्च को, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है, जो कि हुआ ही होगा, है ना, तो लीफ आपकी क्योंकि सनलाइट को एक्सपोज थी ना, तो स्टार्च आपका जो है वो आपका ये जो पूरा कलर है लीफ का, ये ब्लू ब्लैक जैसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ब्लू, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट आज लगते हैं, इफ द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू द ब्लड, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसीज, ठीक है। देखो, जो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है जिसको घोला गया है, जिसका जो कंसंट्रेशन होता है ना, ये सेल के बाहर और सेल के अंदर एक जैसा ही रहता है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है, सेल के बाहर भी सेम है, तो क्या कोई मूवमेंट होगा, क्या कोई हाई प्रेशर लो प्रेशर जनरेट कर रहा है क्या, है यो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है आपका कि जो नॉर्मल सलाइन होता है 0.9% NaCl होता है, जिसको भाप वगैरह लेते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जिसको NS भी कहा जाता है, मेरे ख्याल से NS ही कहा जाता है, क्योंकि मैं अभी को भाप वगैरह देने के लिए यूज करता हूँ इसको, नेबुलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसका जो ये आइसोटोनिक होता है ब्लड की, ठीक है, ह्यूमन ब्लड के आइसोटोनिक होता है, मतलब दोनों का कंसेंट्रेशन सेम रहता है। तो आरबीसीज क्या करते हैं, अपना शेप मेंटेन रखने, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई बस्टिंग नहीं, कोई श्रिंकिंग नहीं होती। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट। बाइल आपके बारे में पता है ना। बाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। सबसे पहला, सबसे पहला नहीं, सबसे लास्ट वाला देखते हैं। बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। हम सबको पता है, बाइल इज स्टोर्ड एंड रिसाइकल्ड इन द गॉल ब्लैडर, स्मॉल पियर लाइक ऐसा भैया हमारा जो रहता है, ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ नहीं होता, ये रहा, ठीक है। ये आपका लीवर के जस्ट यहाँ पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो देखो, बाइल हमारा
पीएच ऑफ द फूड को एल्कलाइन बनाता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करवाता है, ये तो सही है। वाइल एसिडिक पीएच जो फूड का है, जो स्टमक से आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, बिल्कुल करता है। बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को तोड़ने का काम भी इसका रहता है। बट बाइल कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ डाइजेशन ऑफ लिपिड, ये डाइजेशन में हेल्प तो करता है मैकेनिकली, फैट्स को तोड़ने के साथ साथ उनको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल देना, सरफेस एरिया बढ़ा देना, लिपेज एंजाइम्स का, ये जो एंजाइम्स आपकी यहाँ पर पेनक्रियाट में हो रही है ना, ये लिपेज होती है, ठीक है, ये उसके लिए करता है, लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 बाई 80 mmHg। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है? अब देखो, ब्लड प्रेशर आपका मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी यानी कि mmHg से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो तरह का रहता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना। जो ये ऊपर वाला है ये सिस्टोलिक है, नीचे वाला आपका क्या है, डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये जो सिस्टोलिक है ये बताता है आर्टरीज के अंदर की प्रेशर को, ठीक है। जब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, बीट करता है, हार्ट कब बीट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी वेंट्रिकुलर, हाँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में करता है, ठीक है, इसमें। और डायस्टोलिक जो नीचे वाला नंबर है आपका, ये क्या करता है बेसिकली, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि कब हमारी आर्टरीज जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें प्रेशर क्या है, जब हार्ट हमारा थोड़ा रेस्ट पे आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हाँ सॉरी ये वाला नहीं होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 125-180 mmHg कंसिडर किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है हाइपरटेंशन। ये नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, 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 इन सब की आपकी जो रेंजेस हैं वो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स आर्क आर इवॉल्व्ड इन एनिमल्स फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्स आर्क। मैंने पिछले बैच को भी ये वाला पूरा कराया था, बायो वाला, और बाकी सारे भी कराए थे। तो मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया, तो एक बंदा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है सर आपका ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपने गर्म पैन को छू लिया, है ना, तो जो रिसेप्टर्स हैं उनको हीट या पेन महसूस होगा, जो हमारी स्किन में आप उंगलियों से टच कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको महसूस होगा, है ना। अब ये रिसेप्टर्स, सबसे पहले रिसेप्टर आ जाएंगे। अब रिसेप्टर क्या करेंगे, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स को बोलेंगे कि भैया देखो ये गर्म है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन आपके जाएंगे। अब ये सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये सबसे पहले आएंगे यहाँ, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आपका रिले कर रहा है, अब ये रिले करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है इन्होंने मैसेज भेज दिया ब्रेन को, ठीक है, यहाँ पे। अब ब्रेन ने वापस इनको डायरेक्शन भेजी है कि देखो अपना हाथ वहां से हटाओ। ब्रेन बोल रहा है क्या, जल्दी वहां से हटो, ठीक है। तो ब्रेन ने बोला जल्दी वहां से हटो, और ये उसने किसके थ्रू भेजा है, ये उसने भेजा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन ने क्या किया है, उसने इफेक्टर यानी कि जो आपकी मसल है आर्म में, जो वहां से हटना पॉसिबल कर सकती हो, उसने उसको बोला। तो इफेक्टर ने सबसे लास्ट में यहाँ पर एक्ट किया, तो पूरी सीरीज बन गई ए। गॉट इट, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए होता है थायरोक्सिन बनाने के लिए, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन चाहिए होता है। थायरोक्सिन को क्या कहा जाता है, T4 कहा जाता है, ठीक है। थायराइड दो थायरोइडिन को बोला जाता है T3, ठीक है। ये दो एसेंशियल थायराइड हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपका एक और आ जाता है कैल्सिटोनिन, ये TSH, TRH, इन सब के टेस्ट वगैरह हैं जो किए जाते हैं। आयोडीन एक ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। ये एक ट्रेस एलिमेंट है जो थायराइड ग्लैंड में यूज किया जाता है थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपका थायराइड आ गया यहाँ पे, ये जैसा तितली जैसा बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, और उससे हो जाता है क्वाइटर, घेंगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है। दूरदर्शन में बहुत पहले उसका एडवर्टीजमेंट भी आता था, ठीक है। और इसके साथ साथ दो और हैं भैया हमारे एलिमेंट जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेस एलिमेंट के तौर पे, सेलेनियम है और आयरन है, लेकिन आयोडीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट इन, आरएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है,
बताओ। ऑप्शन डी सर, पार्शियल होता है। पांचों में होता है। न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सबने होता है। एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच। सी बोला था कि डी बोला था? सी, हाँ। इन ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज यूजली लोकेटेड एट। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलेगी? इसका काम होता है इंटरनोड लेंथ को बढ़ाना। तो कहाँ मिलेगी? बेप ऑफ लीव्स, यानी कि यहाँ। Xylem is a type of complex tissue in plants for upward conduction of water. Which one of the following xylem tissues consist of living cells? ठीक है। ओनली लिविंग सेल्स xylem टिश्यू में कहाँ पाए जाते हैं? xylem parenchyma। ठीक है। योगा सीरियस 2023, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चन। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है काफी हद तक। चलिए, इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में क्या होता है क्या नहीं होता है? ठीक है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस आपका डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन, बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। टोटली गलत। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। ये तो है सही, ये तो सही है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट? स्टार्च के बारे में और ग्लाइकोजन के बारे में। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल, टोटली गलत है ना? हमारा जो स्टार्च है वो पाया जाता है आपका, एक सेकेंड, कहाँ गया यार आंसर, मैं भूल भी गया। उसने गलत डाली है क्या ये? हाँ तो क्या, एनिमल किंगडम दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट, है ना? तो ग्लाइकोजन आपका पाया जाता है एनिमल सेल्स में। जबकि स्टार्च की बात करें तो स्टार्च आ जाता है यहाँ। ल्यूकोप्लास्ट आर ऑर्गेनेलीज इन विच सम इंपोर्टेंट मटेरियल सच एज स्टार्च, सॉइल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स गेट स्टोर। ठीक है। तो स्टार्च हो गया प्लांट सेल। अब आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा स्टेटमेंट आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में सही है? तो हमें क्या दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है सोलर एनर्जी की प्रेजेंट में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिड्यूस हो रही है ऑक्सीजन में, है ना? तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाए? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी which causes splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी। कोई डाउट किसी को? चलिए, kwashiorkor, a form of malnutrition is caused by the deficiency of प्रोटीन। proteins। ठीक है। Which one of the following pairs of enzymes do not work at acidic pH? एसिडिक पीएच पे कौन से एंजाइम्स वर्क नहीं करते? देखो, पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्टमक के अंदर रहता है ना? 1.5 से लेके 2 के बीच में पीएच रहता है इसका, तो ये तो रहता है आपका। ट्राइप्सिन की बात करें तो ट्राइप्सिन आपका एल्कलाइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि 7.5 से लेके 8.5 पीएच के बीच में। तो ये दोनों तो नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद में आ जाते हैं काइमोट्रैप्सिन पे। ये भी एल्कलाइन में ही वर्क करता है। उसके बाद आ जाते हैं भैया, पेप्सिन की बात तो कर ली हमने, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर आ जाते हैं भैया ट्रिप्सिन और एमिलेज पे। ठीक है। तो ट्रिप्सिन और एमिलेज ये दोनों हैं आपके एंजाइम्स, ये एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि एमिलेज आपका जो है, एक सेकंड, एमिलेज आपका एसिडिक में नहीं करता। हाँ, एमिलेज आपका 6.7 से लेके 7 पीएच के बीच में वर्क करता है।
ठीक है, पेनक्रियास के अंदर प्रोड्यूस होता है। और पेप्सिन के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच? पेप्सिन आपका एसिडिक पीएच में वर्क करता है 1.5। ट्राइप्सिन हो गया आपका, अच्छा सॉरी, हाँ ट्राइप्सिन, मैं इसको एक ये आंसर होगा सी, ट्राइप्सिन एंड एमिलेज। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया किसका बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन जितना ज्यादा कंजप्शन करोगे उतना ज्यादा ही आप बार बार वॉशरूम की तरफ भागोगे। ठीक है, तो प्रोटीन बाय प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ये हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको यूरिया साइकिल कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, अमोनिया को, जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन ब्रेक डाउन का, इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड हो जाता है जिसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस, क्या होता है आयरन की डेफिशिएंसी से? इनमें से anemia, blood loss, malnutrition, gastrointestinal conditions, not getting enough iron in the foods you eat. The storage of biological tissues such as blood, organs, semen requires low temperature, which is achieved upon the usage of, ये तो केमिस्ट्री में भी किया था, Liquid nitrogen. लिक्विड नाइट्रोजन। फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन? है ना, सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, कौन सा इसका फीचर आ जाता है ना? बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। अब ये जो भैया हमारा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर में क्या रहता है? इसके अंदर में आपका कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह जो है वो भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, पूरा फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये लिपिड बाइलेयर जो है ये बेसिकली आपकी, इसको बोला जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है ये स्ट्रक्चर देती है इसको, और प्रोटीन्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं, आसपास पाए जाते हैं, ये इस बाइलेयर के साथ में अटैच रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी आपके फैले हुए रहते हैं जिसको फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी देते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ? कौन सी है भैया? Small intestine पर. स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर्स इन लेंथ, हाईली कॉइल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस पूछे थे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इस टेक्निक में एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तभी तो हमारे ये जो डायर वॉल्व हैं ये आपके प्रोड्यूस किए गए हैं। खबर सुनी आप लोगों ने? डायर वॉल्व 10,000 पहले साल पहले आपके एक्सीडेंट हो चुके थे, अब ये प्रोड्यूस किए गए हैं, है ना? दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट्स, ये गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट है। ये टेक्निक प्लांट्स, एनिमल सब जगह अप्लाई जा रही है। ठीक है, और ये बाकी के सही है। सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड। आपके मुंह के अंदर की लाइनिंग जो है वो इंजर्ड हो गई, ईसोफेगस आपका इंजर्ड हो गया, तो इनमें से कौन सा टिश्यू इफेक्ट करेगा? सबसे पहले मैं ये देखना कि भैया कौन सा टिश्यू है ना? तो ये हमारा टिश्यू आ जाता है एपिथेलियम। ये ऑर्गन्स और कैविटीज को हमारी बॉडी के अंदर देखता है, बैरियर बनाता है, बॉडी सिस्टम को सेपरेट रखता है ना? स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्विलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं। लेकिन इसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में ये जो भैया हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आंसर नहीं पता तो थोड़ा हमें जो है वो चांस लेना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया इसमें, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ओरल म्यूकोसा। हाँ, ओरल म्यूकोसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपकी पूरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी रहती है, और
यहाँ पे लेमिना प्रोपिया भी पाया जाता है, प्रोप्रिया सॉरी, ठीक है, टिश्यू की लेयर होती है। अब चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज की बनी रहती है क्या? ये तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी रहती है, गलत हो गया। इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है ना इसको, है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि ये आपकी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल, है ना, फ्लेक्सिबल उतनी होती है और सेल को बहुत सारे मटेरियल्स को इनगल्फ करने के लिए आपका अलाउ कर दी थी, तो परमिएबल नहीं होती, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को भी अलाउ करती है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस है ये? Photosynthesis. Photosynthesis. That disease rickets develops in children due to the deficiency of Vitamin D. vitamin D, rickets and osteomalacia. Blood vessels and their functions भैया हमें देखने हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ब्लड वेसल्स एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले आप देखिए कैपिलरीज को, सबसे आसान है ना, कैपिलरीज टाइनी ट्यूब लाइक वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या करती हैं, नेटवर्क बनाती है, तो कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि बी का 3, ऑप्शन बी हटा दो, ऑप्शन सी हटा दो। अब बी का 3 है तो फिर भैया सी का 2 हो जाएगा। कॉर्नरी आर्टरी मतलब कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल, तो तभी तो उसको काटा जाता है अगर कभी किसी को मर्डर करना हो तो, सी का 2 हो गया। अब आ जाते हैं भैया ए का क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और पल्मोनरी वेन करती है कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यहां देख लेना, ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, कौन सा पाया जाता है, Hydrochloric. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस, लिचेन, है ना, लिटमस आपका लिचेंस की अलग अलग वेराइटीज में पाया जा सकता है, यहाँ से आपकी डाइज एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है, और इसका जो जेनस होता है उसको बोला जाता है रोसेला, वहां से निकाली जाती है, रोसेला मोंटेनेग्री आ गई या फिर टेंड्रो ग्रेवा आ जाती है, ये 2 सोर्सेस होते हैं लिटमस के, ठीक है। तो जो आपका लिचेन होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है फंगई और फोटोसिंथेटिक एल्गी, या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब आगे आ जाते हैं, म्यूटेशन इन वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन इट्स Janet. जेनेटिक मटेरियल। ईस्ट विच इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप दैट हाइफे आर Thin threads formed by many fungi. Sorry. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो, सीडीएस 2021 फिर से ट्रॉफिक लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन, एक फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स के नंबर को कौन सी चीज लिमिट करती है? ऑब्वियसली बात है, एक ही चीज लिमिट करती है, दैट इज डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाओगे, इनएफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है लेवल्स के बीच में, वो इसको लिमिट कर देता है। 10% का रूल लगता है, 10% एनर्जी ही आपकी नेक्स्ट लेवल तक जाती है और बाकी की एनर्जी हीट के तौर पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इन पी मटर के पौधे की बात की जा रही है, एक प्योर टॉल प्लांट है आपका, है ना, प्योर टॉल यानी कि टीटी, उसको क्रॉस किया गया है ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट प्लांट के साथ टीटी। तो प्योर प्लांट टॉल प्लांट्स का शॉर्ट प्लांट्स के साथ F2 जनरेशन में क्या होगा? F1 जनरेशन तो हमें पता है सबके सभी टॉल है ना, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होगा, क्या रेशियो रहेगा? 3:1. एंडोटाइपिक रेशियो यानी कि फिजिकल मेकअप 3:1, है ना। एक आपका प्योर टॉल है
एक में भैया दो में डोमिनेंट टॉल है और एक आपका होमोजाइगस ड्वार्फ यानी कि प्योर ड्वार्फ रहेगा। Which one of the following statements about variation is not true? वेरिएशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है? ठीक है, वेरिएशन इज मिनिमम इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग होती है उनको जेनेटिक क्लोन्स कहा जाता है, वो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे होते हैं। माँ बाप मतलब प्लांट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद आ जा रहा है चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन। जेनेटिक म्यूटेशंस अगर होंगे तो उसकी वजह से वेरिएशन तो आपका जो है वो होगा ही होगा। उसके बाद वेरिएंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बहुत सारे आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो कि हाँ, वो आपके वेरिएशंस क्रिएट कर देते हैं, है ना। एटम बॉम्ब भैया किसी ने पटक दिया, रेडियो एक्टिव पूरा में फैला हुआ है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया, म्यूटेशन हो गया। लेकिन ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सारे के सारे वेरिएशंस को इक्वल चांस नहीं मिलता सर्वाइवल का। ठीक है, कुछ वेरिएशंस आपके बेनिफिशियल्स होते हैं, बढ़िया होते हैं, कुछ आपके हार्मफुल होते हैं जो कैंसर वगैरह क्रिएट कर देते हैं। नाउ इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, हम सब ने पढ़ा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो सही होगा? हम सबको डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड 2 बार पास करता है आपका, है ना, हार्ट से हमारी पूरी साइकिल में। तो एक तो भैया इसका रहता है आपका पल्मोनरी सर्किट यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, राइट साइड से आता है हार्ट की लंग्स की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ और उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है लंग से, ठीक है, और उसके बाद में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट तक ये क्या कर देता है, वापस कर देता है। और फिर आपको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आ जाता है ना। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड से लिया जाता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। In which of the following groups of organisms is food material broken down outside the body and absorbed? कौन सा होता है? इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है अपने सराउंडिंग के आसपास, जिससे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स टूट जाते हैं, फिर उनको सिंपलर सब्सटेंस के तौर में वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कौन करता है ऐसा? कि मशरूम है, ओल्ड, ये सब के सब आपके फंगई है। फंगई ऐसा करता है ना। फंगई एक्सटर्नल डाइजेशन का इस्तेमाल करता है। नाउ रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन। रूपा ने इसको इंसेक्ट बोला, सचिन ने इसको अर्थवॉर्म के तौर पर आइडेंटिफाई किया। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म करेगा कि ये इंसेक्ट है? ऑब्वियस सी बात है ना, क्या होगा? Jointed legs, sir. Those two jointed legs means आर्थ्रोपोडा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। Animals which are marine bilaterally symmetrical have a coilum and a notochord, but never form a vertical column. Are placed under which one of the following groups? तो भैया प्रोटोकोर्डेटा के ऑर्गेनिज्म नॉर्मली मेरीन होते हैं, है ना, और इनमें टिपिकल फीचर रहता है बॉडी डिजाइन का, यानी कि नोटोकॉर्ड रहता है, लेकिन वो थ्रू आउट द लाइफ इनके साथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो आगे आंसर भैया हमारा प्रोटोकोर्डेटा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन द प्लांट्स? क्वेश्चन रिपीट है, कहाँ पाया जाता है प्लांट्स में? base, is ऑन एंड इसमें क्वेश्चन कम पूछे गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन थे। CDS 1 2021 पे आते हैं। सेल वॉल भैया इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं रहती? सेल वॉल ऑब्वियस सी बात है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहती। कुछ हमारे प्रोटिस्ट आते हैं उनमें भी नहीं रहती। एनिमल सेल का यहाँ पर एग्जांपल कौन सा है? humans. ह्यूमन। A child receives a tall, beautiful plant as a birthday gift from his father with a quiz. Birthday gift भी दिया है, quiz भी दिया है। The father asked her how she would verify whether the tall plant was a progeny of both the tall parents of one tall and one short parent plant. She could verify this through, किस चीज के थ्रू ये वेरीफाई कर सकती है? क्रॉस पॉलिनेशन।
एक सेकंड, एक सेकंड, क्रॉस नहीं होगा इसमें, क्रॉस नहीं होगा। एक टॉल ब्यूटीफुल प्लांट दिया है ना, वो स्टूडेंट वेरीफाई वेदर दिस क्रॉस सेल्फ पे होगा ना सर, एक ही की सेल्फ से होगा, एफ टू जनरेशन सेल्फ से होगा, ठीक है। A student was doing an experiment on increasing the cell division among plants. She asked the supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. अगर आप सुपरवाइजर होते तो आप कौन सा प्लांट हार्मोन उसको सजेस्ट कर दे। सेल डिवीजन बढ़ा रहा है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस कर रहा है। आप एब्सिसिक एसिड तो उसको रोक देता है ना, एब्सिसिक एसिड तो उसको इनहिबिट कर देता है, डोरमेंसी प्रमोट करता है। और ये आपका गिबरेलिंस क्या करता है, ये स्टेम को बढ़ा देता है, सीड जर्मिनेशन इंट्रोड्यूस करता है। ऑक्सिन क्या करता है, सेल इलोंगेशन करता है आपका, ठीक है, रूट फॉर्मेशन करता है। अब ये जो आपको साइटोकिनिन है, ये हमारा वो प्लांट हार्मोन हार्मोन है जो सेल डिवीजन करता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। प्लांट रूट्स में, शूट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विच सेल ऑर्गेनेली हैज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो देखो भैया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खुद के डीएनए और इनके पास में है राइबोसोम्स। और दूसरे आ जाते हैं आपके प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है, इनके पास भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट, कहां से कहां तक होता है ऑस्मोसिस? Higher to the source. क्वेश्चन तो होता है, लेकिन Semi-permeable. मेम्ब्रेन, नहीं परमिएबल मेम्ब्रेन। And antibiotic is not useful against a virus, whereas a vaccine is. Which one of the following is the most appropriate reason for this? एंटीबायोटिक क्या करते हैं, स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस को टारगेट करते हैं, है ना। बैक्टीरिया की तरह यूज किए जाते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस हो गया आपका, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। जबकि वायरस के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मेटाबॉलिक पाथवेज ही नहीं होते उनके पास में। तो वो क्या करते हैं, पूरी होस्ट की सेलुलर मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए, है ना। और जो वैक्सीन होती है वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है, ताकि स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ आपको लड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, एंटीबायोटिक कैन ब्रेक आरएनए ओनली वेयरएज वायरस हैज डीएनए। ये तो नहीं होगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आरएनए या डीएनए को नहीं तोड़ते। एंटीबायोटिक इज अ कार्बोहाइड्रेट इन इट्स केमिकल नेचर, एंटीबायोटिक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। एंड वैक्सीन इज अ प्रोटीन विच वर्क्स वेल टू किल, और वैक्सीन भी भैया आपकी प्रोटीन्स नहीं होती स्पेसिफिकली। ओनली अ वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस। वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल को नहीं तोड़ती, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जगा देती हैं। तो आंसर होगा ये, अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबायोटिक, बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? ट्राइपैनोसोमा, जो कि होता है एक प्रोटोजोआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, कौन सा है भैया फ्री लिविंग एनिमल? Planaria से प्लानेरिया, ठीक है, फ्री लिविंग। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, फ्री लिविंग फ्री लिविंग फ्री लिविंग, लिवर फ्लूक भी तो है भैया आपका। प्लानेरिया, लिवर फ्लू, तो गड़बड़ हो गई। कौन सा आंसर हो सकता है? दे आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। लिवर फ्लूक्स आपके पैरासिटिक होते हैं शायद। वी विल गो विद द प्लेनेरिया फॉर द टाइम लेनी, या फिर लिवर फ्लूक भी कर सकते हैं। मैं लिवर फ्लूक मानूंगा, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डिक मसल सेल? कार्डिक मसल, हार्ट वाली मसल्स, ब्रांचिंग पैटर्न दिखता है इनमें, है ना, स्ट्रेटेड भी होती हैं आपकी। और इसके साथ क्या होगा इनका, क्या आंसर होगा? सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। CDS 2 2020 अंडर द किंगडम प्लांटेई
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेटली एक्विटिक? प्रीडोमिनेटली एक्विटिक में हमारे आ जाते हैं कौन से? अ, एक सेकेंड, हाँ मैं गलत कर दिया इसमें। हमारे थैलोफाइटा रहते हैं प्रीडोमिनेटली एक्विटिक, ठीक है। लेकिन उसके अच्छा सॉरी हाँ आ तो क्या भैया, एल्गी, एल्गी थैलोफाइटा में बिलोंग करता है। जबकि जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये होते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। ये आपके पानी और जमीन दोनों पे आ जाते हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट बिलोंग टू अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड, ठीक है। तो ये होता है स्पीसीज। स्पीसीज बेसिक यूनिट होती है क्वालिफिकेशन की टैक्सोनॉमी में, और ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहता है जिनको इंटरब्रेड किया जा सकता है और आप फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो रोज प्लांट्स यानी कि सबके सब एक ही टाइप के हैं, ये रोजा इंडिका जिसको कहा जाता है ना, सब एक ही स्पीसीज के आ जाते हैं। और जबकि जेनस क्या है, ये आपका क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बारे में बताता है। फैमिली मतलब रिलेटेड जेनरा के बारे में बताता है, और ऑर्डर यानी कि ये रिलेटेड फैमिलीज के बारे में बताता है। पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, एक तो आपके होते हैं मेरीन ओयस्टर्स, और दूसरे आपके होते हैं फ्रेश वाटर मुसेल्स, ठीक है। Wicks of words and bats are considered analogous structures because they have एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं, क्यों हैं? सर डिफरेंट ऑर्गन एंड कॉमन फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कॉमन फंक्शन, सेम, हाँ सॉरी सेम फंक्शन आएगा ना इसमें, सेम कॉमन फंक्शन, हाँ कॉमन फंक्शन आएगा इनका, यानी कि उड़ने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ओरिजिन इनका अलग है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, ठीक है। यानी कि एनालॉगस स्ट्रक्चर हमारे वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके सिमिलर फंक्शंस हैं, अपीयरेंसेस भी सिमिलर है, लेकिन ओरिजिन इनका अलग हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा हमारा आ जाता है ये आपका होमोलोगस। होमोलोगस में क्या रहता है आपका, इसमें ओरिजिन इनका सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी इनका सेम है, लेकिन इनके फंक्शंस जो है वो अलग आ जाते हैं। Apart from hyperacid secretion, peptic ulcer are also developed due to the bacterial infection. Causative agent कौन सा होता है? तो इसका causative agent होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये आपका एक स्पाइरल शेप का बैक्टीरियम होता है जो स्टमक लाइनिंग को अफेक्ट करता है और पेप्टिक अल्सर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये हमारी प्रोटेक्टिव जो अंदर की मसल्स होती है ना, जिसको म्यूकोस्टल लेयर कहा जाता है, जो म्यूकस की बनी रहती है, ये उसको कमजोर कर देता है। एसिड जिसमें हिट करता है तो जिससे अल्सर वगैरह बन जाता है। इकोलाई की बात करें तो ये हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। स्ट्रेप्टोकोकस पेनिवेनाई, इसके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे, है ना। ये हमारा क्या करता है, मेनिंगाइटिस कर देता है, निमोनिया वगैरह कर देता है। और सैल्मोनेला टाइफीमोरियम जो है ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट? फ्लोएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। फ्लोएम व्हाट बी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट photosynthetic products from leaves to the other parts of the plants. मैच्योर स्कैरेलिंग चीमा जो रहता है आपका सेल्स, उनके पास क्या रहता है, सब्जी डिवाइड, तो ये बताएं कि वो डेड होते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होता, वो डेड है। अब उसके बाद लेकिन फैट लिग्निन, है ना। लॉन्ग और नैरो वॉल्स होती हैं उनकी, थिकन टिट्यू लिग्निन, तो लिग्निफाइड वॉल एंड आर टैग। इन ह्यूमन बीइंग्स द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड के लिए क्या चाहिए? अब ऑब्वियस सी बात है, एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आएगा ही आएगा, उसके पास तो एक्स ही देने के लिए है ना। लेकिन भैया अगर आपको फीमेल चाइल्ड चाहिए तो उसके लिए फादर से क्या चाहिए होगा, एक्स ही चाहिए उधर। क्या चाहिए बस, एक्स ही पेश होगा, क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स, देखो सेल हाँ सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या करता है, एक हमारा एंजाइम होता है ट्रांस पेप्टिडेज, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है। अब ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसके लिए, ये जो पेप्टिडोग्लिकैन होता है,
यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल्स का जिससे बनती हैं उससे बनती हैं, है ना। तो भैया जब सेल वॉल नहीं होगी तो सेल बैक्टीरिया आपका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फट के बाहर हो जाए। इसमें आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे लास्ट सीडीएस 1 20 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिसीज? हाथी पांव, हेलिफेलिफेसिस, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट? रेप्टेलिया में पाए जाते हैं, है ना। पिजन तो एप्स है, ये भैया हमारा एनिमलिया आ गया, ठीक है। इस कोलियोडॉन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है भैया ये क्या है, लेकिन मुझे सैलामेंडर के बारे में पता है ना। तो उसमें सैलामेंडर ही होना चाहिए। हाँ सैलामेंडर ही होगा भैया आपका, ठीक है। हाँ कोलिडियन आ गया, समझ में आ गया। हाँ वो मूवी देखी थी ना, उसकी मूवी थी यार एक, वो टकला टकला सा बंदा है ना हॉलीवुड में, क्या नाम है उसका? तुझे ये दूसरा वाला? रॉक नहीं नहीं, ये कौन है ना पिक्चर बताओ ना। यार, मूवी में भूल गया ना वो। मार धाड़ वाली ज्यादा रहती है उसकी, द ट्रांसपोर्टर या ऐसा कुछ, बहुत सारी मूवीज देखी है मैंने उसकी, मैं नाम भूल गया उसका। स्विमर भी था पहले ओलंपिक में, नाम भी भूल गया। अरे मूवी आई थी ना उसकी, मैग्लाडॉन करके आई थी एक, शार्क वार्क वाली। रॉक्स नहीं रॉक नहीं, रॉक विन डीजल के अलावा एक और बंदा है, थोड़ा हल्की सी आवाज है उसकी। एंड वो भी उसकी वही गन शूटिंग एंड ऑल वाली मूवी, एक्शन मूवी ज्यादा करता है बंदा। मैं अब फोटो भेजूंगा बाद में, देखिए ना, ठीक है। एक सेकंड में देखने दो। मैग्लाडॉन मूवी आई थी ना एक, मेनाक्स नाम, क्या, जे स्टैट्यू, हाँ। हाँ, वही 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 वही, ठीक है। तो ये आपकी एक फिश होती है शार्क की तरह, इसको नहीं रहता है बराबर। होता, ठीक है। Which one of the following is the correct sequence of events during sexual reproduction in plants? कौन सा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हमारा आ जाता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, यानी कि आपका क्या होगा, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सीडलिंग, है ना। फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑप्शन सी। Which one of the following is the energy currency for cellular processes? ATP, adenosine triphosphate, powerhouse of the cell. Which of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, टीयर्स में पाया जाता है, हमारे सलाइवा में पाया जाता है, अमिलेज, ठीक है। सलाइवा में पाया जाता है भैया, ये डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ में। ट्रिप्सिन क्या करता है आपका, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में लगता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, स्टमक में लगता है, ये भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलोज आपका ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं किया जाता, प्लांट्स में पाया जाता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी? तो सबसे पहले तो आ जाती है किडनी, है ना। और किडनी के बाद में आता है यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर आती है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा सबसे लास्ट में है, ये रहा और ये रहा। और किडनी भैया सबसे पहले दोनों में है, फिर आएगा यूरेटर, मतलब ऑप्शन ए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमंस? ठीक है, पेयर्स में भैया कौन से नहीं पाए जाते? तो ऑब्वियसली बात है, एड्रेनल तो भैया आपका पाया जाता है पेयर्स में, टेस्टिस भी पेयर्स में होते हैं, ओवरीज भी पेयर्स में होते हैं, ओवरीज फीमेल्स में, टेस्ट फीमेल्स में। इतनी चाहिए भैया आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन्स डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया, खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स। Who among the following scientists introduced the concept of immunization in the medical world? एडवर्ड जेनर बताओ। डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। कोई समझ क्या किसी को?
चलिए फिर अब उसके बाद में, क्योंकि ये वीडियो भैया हमारा जो है यूट्यूब पे भी जाएगा, तो मैं बैचेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या बोलते हैं, कल हम लोग फिजिक्स का करेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग करके आइएगा। फिजिक्स के हम खत्म कर लेते हैं। हाँ, तो दीज आर द अपकमिंग बैच, सीडीएस बैच 1070, एनडीए भी 70, और एफ कैट जो है हमारा वो भी आपका बैच में उसकी भी 70 ही